प्रीमियम सेगमेंट में सिर्फ दो ही जायंट्स, एप्पल और सैमसंग। इन स्मार्टफोन्स ने मार्केट में अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली क्रिएट कर रखी। लेकिन फिर आया इन सभी का सबसे बड़ा कंपटीटर वन प्लस, जिसने सिर्फ 3 साल के अंदर 40% मार्केट शेयर पर अपना कब्जा कर और इन दोनों ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया और नए नए इनोवेशंस करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट कर ली। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज से महज 10 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी सक्सेस के पीक पर आकर अपनी लॉयल्टी खोने लगी। क्यों इसके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ गई और अब ये वन प्लस को क्यों ओप्पो की कॉपी कहा जा रहा है, चलिए सभी डिटेल में जानते हैं। वन प्लस डाउनफॉल। तो दोस्तों, वन प्लस के जो को फाउंडर थे मिस्टर कालपे 2010 में अपने स्टडीज के दौरान ही नोकिया कंपनी में काम करने लग रहे थे। वहाँ 3 महीने तक काम करने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखे और उनके फीचर्स को समझा, पर किसी भी फोन से उन्हें 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। साथ ही उन्होंने ये नोटिस किया कि किसी का डिजाइन अच्छा है, फीचर्स में मात खा रहा है, तो किसी का फीचर्स अच्छे है तो वो डिजाइन में मात खा जा रहा है। और अगर इक्का दुक्का फोन इन क्राइटेरियाज को फुलफिल भी अगर कर देता है तो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होती है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इसी गैप को देखते हुए कालपे ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने की सोचा जो डिजाइन और फीचर्स दोनों में ही बेस्ट हो, साथ ही इसकी प्राइस कैटेगरी मिड रेंज हो, ताकि काफी लोग बजट में भी एक प्रीमियम स्मार्टफोन यूज कर सके। इन्हीं आइडियाज के साथ कालपे ने नोकिया कंपनी छोड़ी और अपने एक दोस्त पेटे लाओ के साथ मिलकर वन प्लस नाम के एक कंपनी को बना लिया, जिसका मतलब था कंपटीटर से एक स्टेप आगे। स्टार्टिंग में इनके कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉयज थे और ये सभी एक कैफे में बैठकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अभी काल ने देखा कि इन सभी एम्प्लॉयज के पास आईफोन था, जिसके वजह से कालपे ने इन मेन रीजंस को समझ लिया कि क्यों लोग एंड्रॉयड यूज नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से ओवर बजट आईफोन मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाए रख रहा था। लेकिन फिर उनका क्या, जो आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। यही सब रियलाइज करके कालपे ने बहुत स्लीक डिजाइन और सस्ते में आईफोन जैसा यूजर एक्सपीरियंस एंड्रॉयड में डालने का सोचा। साथ ही काफी स्ट्रेटेजीज और मार्केट रिसर्च के बाद इन्होंने अपने पूरे मोमेंट को ऑफलाइन के जगह ऑनलाइन रखा, क्योंकि वो ऑनलाइन में वही मार्केटिंग पर काफी कम खर्च करके भी तेजी से एक बड़े यूजर बेस को क्रिएट कर सकते थे। इसके बाद इन्होंने अपना एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी बना लिया, जिसके जरिए लोग वन प्लस न्यूज और फोरम्स को एक्सेस भी कर सकते थे। हालांकि कंपनी ने अपना एक भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस कम्युनिटी से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को ये आइडिया था कि कंपनी कुछ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रही थी। फिर आया 23 अप्रैल 2014 का दिन, जब वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, वन प्लस वन। अभी ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होने वाला था तो कंपनी का अनुमान था कि उनके कुछ 1000 यूनिट से ज़्यादा स्मार्टफोन्स नहीं बिकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले 1000 यूनिट्स को ही मैन्युफैक्चर किया। लेकिन कंपनी का ये अनुमान बहुत ही गलत साबित हुआ, क्योंकि ये फ़ोन टेक एंथुजियास्ट्स के बीच में इंस्टेंट हिट साबित हुआ और 1 साल के अंदर ही वन प्लस ने इस फोन के 10 लाख यूनिट्स बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वन प्लस ने 2 कमाल के मार्केटिंग कैंपेन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें से पहला था कि आप इस फोन को तभी खरीद सकते हो जब आपका दोस्त या जानने वाला आपको इसे रेफर करेगा, और दूसरे कैंपेन का नाम था स्मैश द पास्ट। यानी वन प्लस ने कहा कि अपने पुराने स्मार्टफोन को तोड़िए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, बदले में आपको ब्रांडेड वन प्लस वन स्मार्टफोन दिया जाएगा, वो भी सिर्फ $1 में। ये कैंपेन इतना ज़्यादा वायरल हो गया था कि सिर्फ एक हफ्ते में ही 1,40,000 लोगों ने अपना स्मार्टफोन तोड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और इसी तरह से वन प्लस का पहला स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा हिट साबित हुआ। अभी इतनी बड़ी सक्सेस के बाद वन प्लस ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत ही अपने दूसरे स्मार्टफोन को प्लान करना शुरू कर दिया और बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना भूलकर एक ऐसी गलती कर दी कि कंपनी की रेपुटेशन खराब होने लगी। हुआ यूँ कि कंपनी ने अपने वन प्लस 2 मॉडल के लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ को सिलेक्ट किया था, जिसमें पहले से ही काफ़ी हीटिंग इश्यूज मौजूद थे। लेकिन कंपनी को लगा कि वो इस इश्यूज को अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, जिसे लगभग 20 लाख लोगों ने प्री बुक किया था। तो उन्हें हीटिंग इश्यूज आने लगे, साथ ही अनरिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल सिम सिलेक्शन इश्यूज और इसी तरीके के ना जाने कितने प्रॉब्लम्स यूज़र फेस करने लगे थे। और यही वजह थी कि वन प्लस 2 पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। अब इस फेलियर के बाद वन प्लस ने बजट फ़ोन्स में एंट्री करने का सोचा, ताकि वो और भी बड़े बड़े यूज़र बेस को क्रिएट कर सके। लेकिन 2015 में ही उन्होंने अपने तीसरे स्मार्टफोन वन प्लस एक्स को लॉन्च कर दिया, वो भी सिर्फ 17,000 रुपये में, जिनमें 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा
और 16 GB इंटरनल मेमोरी। इस फोन में बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स तो थे ही, लेकिन शायद वन प्लस ये भूल गया था कि सेगमेंट में पहले से ही काफी सारी भीड़ है और उसे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा। और इसी तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करके वन प्लस 2 के बाद वन प्लस एक्स भी फेल हो चुका था। अभी 2 फेलियर्स के बाद वन प्लस को ये रियलाइज हो गया था कि लोग इन्हें कम बजट वाले फ़ोन्स के लिए नहीं चुनते, बल्कि उनकी डिमांड मिड रेंज वाले प्राइस में प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए है। और उनके नेक्स्ट फ़ोन को बनाने के लिए उन्होंने कम्युनिटी से फीडबैक लिया और सभी कमियों को दूर किया। और आखिरकार वन प्लस ने 14 जून 2016 को अपना 4th स्मार्टफोन फिर से प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर दिया, जो था वन प्लस 3। इसमें एंड्रॉयड मार्शमेलो बेस्ड ऑक्सीजन ओएस था और -4 3000 mAh की बैटरी, 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्पेस और अच्छी क्वालिटी का कैमरा जैसे कई बेहतरीन फीचर्स थे। और इसका प्राइस रखा गया था 27,999, जिसके चलते ये मार्केट में इंस्टेंट हिट साबित हो गया। और कंपनी ने सेम यानी और एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, वन प्लस 3T। इसकी भी बेहतरीन क्वालिटी लोगों को पसंद आई, क्योंकि ये डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में गूगल पिक्सल और आईफोन जैसे फ़ोन्स की भी बराबरी कर रहा था। तक वन प्लस को यह अच्छे से पता लग गया था कि यूजर्स उनसे प्रीमियम स्मार्टफोन की उम्मीद रखते हैं, वो भी मिड रेंज के प्राइस में। और कहीं ना कहीं वन प्लस की शुरुआत तो इसी गैप को फिल करने के लिए की गई थी। अब कंपनी को अपना पर्पस मिल गया था, जिस पर काम करते हुए वन प्लस 5 और वन प्लस 5T जैसे और भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, जिस वक्त उस समय के फेमस नोकिया 8, मोटोरोला Z2 प्ले से भी कई ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडी थे। 2017 तक इसने स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर अपने कब्जे में कर लिया था। और महज 3 साल में ये कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े जायंट्स को टक्कर देने लगी थी। तो कंपनी ने यह सोचा कि वे अपने फ़ोन्स प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, पर पैंडेमिक में लोगों ने अपने खर्चे काफ़ी कम कर दिए, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा से एक बजट फ़ोन लॉन्च किया जाए जिसको मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सके। और दोस्तों, इसी स्ट्रैटेजी के साथ 2020 में वन प्लस नॉर्ड को लॉन्च कर दिया गया, जिससे ये कमाई करने में तो कामयाब रहे, पर ये कंपनी की रेप्यूटेशन पहले जैसे नहीं रही। ना ही लोग इसे एप्पल और सैमसंग के कॉम्पिटिटर्स के रूप में देख रहे। इस साल वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पे ने कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि स्मार्टफोन मार्केट बहुत ही बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो चुका है। इसीलिए उन्होंने एक बेहद नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की। और इस नाम के पीछे उनका ये मकसद था कि वो स्टार्टिंग से ही इस मार्केट में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस करेंगे जो बाकी कंपनीज इग्नोर कर रही है। कार्ल पे के कंपनी छोड़ने के बाद वन प्लस इनोवेशन से और भी ज़्यादा दूर हो गई और अपना लॉयल यूज़र बेस खोने लगी। इसी तरीके से वन प्लस को नीचे जाते देख इसके पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे अपनी सब्सिडियरी कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज करा दी, ताकि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के इनोवेशंस को एडॉप्ट करके सीख सके। और इस साल वन प्लस ने वन प्लस नॉट 2 को लॉन्च किया, जो कि 4 महीने के अंदर ही 3 बार ब्लास्ट हो गया और यूजर्स को काफी चोटें भी आई। इन ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पे खूब वायरल और एक बार फिर लोगों की इस कंपनी से ट्रस्ट हटने लगा। यूजर्स के इस डिसअपॉइंटमेंट को और भी एक रीजन था, वन प्लस अभी ओप्पो से मर्ज होने के बाद वैसा ही हो रहा था। दोनों के फीचर्स काफी हद तक सेम हो गए थे, यहाँ तक कि डिजाइन में भी काफी सिमिलरिटीज नजर आ रही थी। और जब कंपनी ने यह अनाउंस किया कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑक्सीजन ओएस के जगह ओप्पो के कलर ओएस पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, तभी इस फैसले को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद भी अगर बजट सेगमेंट जैसा प्रोडक्ट मिले तो ये कस्टमर्स को क्यों ही पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, यही सब बातें थी जो वन प्लस ब्रांड समझ नहीं पाया और 40% मार्केट शेयर को गवा सीधा 20% पर आ गिरा। वैसे भले ही इस कंपनी ने आज अपनी रेपुटेशन और ट्रस्ट को गवा दिया है, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि यह कंपनी कम्प्लीटली बर्बादी के कगार पर खड़ी है, क्योंकि अगर ये वापस से अपने पुराने वाले स्ट्रैटेजी पर काम करती है और अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें पकड़ बनाना, तो नो डाउट ये वापस से अपने पोजीशन बनाने में कामयाब हो सकती है। वैसे वन प्लस को वापस आने के लिए क्या करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स में लाते रहता हूँ। तब तक के लिए